हेलो बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चार्जिंग के मेथड पढ़े थे, फ्रिक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पढ़ी थी। आज अपन रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है वो अपन कूलम्ब्स लॉ पे करेंगे। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के कुछ पॉइंट है कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए लगता है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स होता है। इसका ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्शन नेचर का होता है, कूलम्ब्स लॉ तो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, क्योंकि लाइक चार्ज में तो होता है हमेशा रिपल्सन और अनलाइक चार्ज में होता है हमेशा अट्रैक्शन। ठीक है, और ये मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम वाला भी कल बताया था अपन ने, तो इसके पॉइंट समझना कुछ। वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स होता है। फिर तो इसमें इनफाइनाइट रेंज होती है। इनफाइनाइट रेंज होती है यानी दोनों चार्जों के बीच में कितनी भी डिस्टेंस हो उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगना ही है। अगर सेम चार्ज का बताया था रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। अब अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम लगेगा और डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगेगा। फिर दिया हुआ डिपेंड अपॉन मीडियम, ये भी पढ़ा था अपन ने, डिपेंड अपॉन मीडियम है। फिर ये कि मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर। ठीक है, अब आगे देखना अगला पॉइंट में। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड देखना क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस d, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ बिटवीन देम। अब ध्यान रखना दो पॉइंट चार्ज है वो d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। दो पॉइंट चार्ज है वो d डिस्टेंस पे रखे हुए, इनके बीच का जो मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना होगा ये अपने को बताना है। दो चार्ज है वो d डिस्टेंस पे रखे हुए, इनके बीच का मिनिमम फोर्स। तो मिनिमम फोर्स के लिए अपन डिस्टेंस तो d दी हुई है, अब चार्ज की वैल्यू कितनी रखे, मिनिमम फोर्स है। फॉर्मूला अपने इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होता है मैंने बताया था आपको। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला था F = K Q1 Q2 अपॉन ये बताया था। K की जगह लिख देते हैं अपन 4πε0। डिस्टेंस d दे रखे, d स्क्वायर हो जाएगा। अब चार्ज की मिनिमम वैल्यू हमेशा E होती है, ध्यान रखना, क्योंकि सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन ही होता है। इलेक्ट्रॉन को अपन आगे तोड़ नहीं सकते, सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर मिनिमम फोर्स होता है, मिनिमम फोर्स के लिए अपन चार्ज की वैल्यू क्या रखेंगे, E। तो दोनों चार्ज की वैल्यू जब E रखेंगे, Q1 भी E रख देंगे और Q2 भी E रख देंगे, तब मिनिमम फोर्स आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E × E क्या हो जाएगा आपके E स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 1/4πε0 E स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। तो यहाँ देखना 1/4πε0 E स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, ये ऑप्शन होगा इसका, आंसर हो जाएगा A। तो मिनिमम चार्ज होता है वो E होता है, ध्यान रखना। अगले पॉइंट पे देखना, 2 चार्ज ऑन 2 स्फीयर आर 7 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। They experience force F if each of them is given additional charge of -2 microcoulomb, then new force of attraction will be। यहाँ पर दे रखा दो स्फीयर है जिनका चार्ज आपको दे रखा 7 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, तब उनके बीच में फोर्स F लग रहा है। तो पहले फोर्स के लिए मैं लिख रहा हूँ F बराबर K और 7 × 10⁻⁻6 × 5 × 10⁻⁻6। ये माइनस आएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। ठीक है, अब नया फोर्स के अंदर क्या कह रहा है, इन दोनों चार्ज को 7 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम को अपन एडिशनल चार्ज कितना दे रहा है, -2 माइक्रोकूलम। यानी ये मान ले दो स्फीयर है, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस में R ले रहा हूं। पहले का चार्ज पहले से दे रखा 7 माइक्रोकूलम, दूसरे का दे रखा -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तब इनके बीच का जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। अब मैंने एडिशनल चार्ज दे रहा हूं, एडिशनल चार्ज कितना दिया मैंने इसको, -2 माइक्रोकूलम। -2 माइक्रोकूलम इसको भी दे रहा हूं और -2 माइक्रोकूलम इसको भी दे रहा हूं। ठीक है, दोनों चार्ज है, इसको -2 माइक्रोकूलम चार्ज दे रहा हूं, इसको भी मैंने -2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, इसको भी -2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया। तो अब देखना जब ये इसमें ऐड होगा 7 - 2,
इसको अपन ऐड करें तो 7 - 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, नया चार्ज इस पे 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, ऐड का मतलब जैसे 7 है माइनस का 2 तो क्या आ जाएगा 5, तो 5 माइक्रोकूलम। सेकंड में माइनस का 5 माइनस के 2 में माइनस के 5 में माइनस का 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, F डैश इक्वल्स टू K यहाँ आ जाएगा F डैश इक्वल्स टू K, चार्ज कितना 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू उधर से आ जाएगा माइनस का 7 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखना ये जो K इंटू 7 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 5 इंटू 10 की पावर ये तो सेम है, तो यहाँ पर ये जो नया फोर्स आएगा वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो नया फोर्स आएगा वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा F। नया फोर्स है वो कितना रहेगा यहाँ पर F। अगले क्वेश्चन में देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना जो इसमें कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज 81, द परमिटिविटी। यह क्वेश्चन दे रखा है कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 81 है। ठीक है, तो इसकी परमिटिविटी बतानी है। तो परमिटिविटी के लिए देखना फॉर्मूला बताया था कल मैंने आपको, एप्सिलॉन R इक्वल्स टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला बताया था। क्वेश्चन दे रहा है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर 81 इट्स परमिटिविटी। पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 81 दे रखा है, अपन को इसकी परमिटिविटी बतानी है। तो उसका कल फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एप्सिलॉन R इक्वल्स टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी मीडियम की परमिटिविटी और स्पेस की परमिटिविटी, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको अपन रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो अब यहाँ पर सीधी सी वैल्यू रख देंगे। एप्सिलॉन R की वैल्यू अपन को यहाँ क्या दे रखी है, एप्सिलॉन R इक्वल्स टू 81 और एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये बताया था मैंने आपको कल। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, यहाँ एप्सिलॉन R की 81 हो जाएगी, मीडियम के अपन को फाइंड आउट करना है। एप्सिलॉन नॉट है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, तो यह आ जाएगा आपका एप्सिलॉन M इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 इंटू 81। ये मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना इसका जस्ट इसके आगे वाला, यह मीटर स्क्वायर आएगा, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन टू मीटर स्क्वायर। अगला देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इन एयर। यानी दो चार्ज को एयर में रखा है, तब उन दोनों चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स है वो 4 न्यूटन है। इट स्पेस बिटवीन देम इज कंप्लीटली फिल्ड विद ग्लास एप्सिलॉन R 8, देन न्यू फोर्स विल बी। अगर इन दोनों के बीच में एप्सिलॉन R इक्वल्स टू 8 वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाए तो नया फोर्स क्या होगा। जब इन दोनों को एयर में रखा हुआ है तब इन दोनों के बीच में फोर्स लगने वाला 4 न्यूटन है। अब इन दोनों चार्ज के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बढ़ गया यहाँ पर कितना 8, तो नया फोर्स क्या होगा। ये भी मैंने कल आपको बताया था, एप्सिलॉन R इक्वल्स टू F नॉट अपॉन Fm। ठीक है, ये बताया था फॉर्मूला, तो यहाँ से Fm क्या आ जाएगा आपके F नॉट अपॉन एप्सिलॉन R। तो यहाँ से Fm आ जाएगा, F नॉट कितना है 4 और एप्सिलॉन R कितना है 8, 1/2 यानी 0.5। मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा 0.5। और ये मैंने बताया भी था हमेशा जो जितना वैक्यूम में ये स्पेस में लग रहा है उससे कम ही आएगा 0.5। दो चार्ज के बीच के अंदर किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भर देंगे तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जितना फोर्स एयर या स्पेस में लग रहा है उससे हमेशा कम ही आएगा। ये डायरेक्टली ध्यान रखना आपको उसकी वैल्यू से। अगर यहाँ ऑप्शन में जब इक्वेशन आता है तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए फोर्स से तो कम ही आएगा, जो 4 न्यूटन दे रखा है इससे तो आंसर कम ही आएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरने से यहाँ पर देखो F नॉट अपॉन एप्सिलॉन R का डिवाइड हो रहा है। ये दोनों स्पेस का फोर्स है, दोनों चार्जों के बीच में जब स्पेस में लगने वाला फोर्स है वो है, और ये उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे डिवाइड हो रहा है तो उससे कम ही आएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्योंकि 2003 में आया हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, द कूलम्बिक फोर्स इज। हाइड्रोजन एटम होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन में है। तो अब यहाँ पर कूलम्बिक फोर्स बताना है। तो देखना इधर, ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड सर्कुलर मोशन में होते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस ये आर रेडियस है, आर रेडियस है। क्वेश्चन को समझो, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, द कूलम्बिक फोर्स इज। तो यहाँ पर आर रेडियस है इसकी। तो देखना जब ये सर्कुलर मोशन में होगा, देखो ये तो इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज प्लस का ये होता है, इसका होता है माइनस का ये। अब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ वेक्टर फॉर्म में बताना है, इनको वेक्टर फॉर्म में बताना है। तो देखना यहां पर ये सर्कुलर मोशन में ये इलेक्ट्रॉन आपके ये आ रही है। अब ये प्लस का ये है यहाँ पर, ये माइनस का ये है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं इनका जो रेडियस वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा। ध्यान रखना, इनका जो रेडियस वेक्टर है वो आपके आउटवर्ड आएगा, रेडियस वेक्टर है वो आउटवर्ड आएगा इसका। ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में जो कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, लेकिन जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका रेडियस बाहर की डायरेक्शन में आता है, ये ध्यान रखना है। कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका जो रेडियस वेक्टर है वो आउटरवर्ड होता है, बाहर की ओर होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली ध्यान रखना आप लोगों को, सर्कुलर मोशन में है इसकी डिटेल। कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका जो रेडियस वेक्टर है वो आउटवर्ड होता है, तो इसका रेडियस वेक्टर ये आ गया। अब देखना जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, ध्यान रखना ये है प्लस ये है माइनस ही, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, अंदर की ओर होगी, ये एफ है। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इनसाइड में होगी, रेडियस वेक्टर आउटसाइड में होगी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। रेडियस वेक्टर तो आ रहा है बाहर की ओर और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन आ रही है अंदर की ओर। तो अब यहाँ पर अपन कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, F E = K E स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है R स्क्वायर। अब यहाँ पर जो मैं लिखूंगा रेडियस वेक्टर माइनस में लिखूंगा। रेडियस वेक्टर यहाँ पर माइनस में क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या आ रही है? ऑपोजिट आ रही है। रेडियस वेक्टर तो आ रहा बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा अंदर की ओर, तो दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट हो गए, तो ऑपोजिट हो गए तो इसकी डायरेक्शन अपन माइनस में लिखेंगे, माइनस का R है। अब देखना आगे, F E = K E स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पर देखो ये जो आंसर है इसको चेक करेंगे अपन, तो यहाँ नीचे सबके अंदर R³ आ रहा है, तो देखो इसके अंदर एक तो फिक्स हो गया, माइनस में इधर लिख देता हूँ K/R² R कैप, तो ये तो फिक्स हो गया। आंसर के अंदर पहले माइनस लगेगा, फॉर्मूले में माइनस लगेगा, तो प्लस वाला कैंसिल हो गए, ये प्लस वाला कैंसिल हो गया, ये प्लस वाला कैंसिल हो गया। अब यहाँ इसको R कैप है, इसको भी चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? F E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का K E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, R वेक्टर को, R कैप को ऐसे भी R वेक्टर अपॉन R। ये जो R कैप है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? F E इक्वल्स टू माइनस का K E स्क्वायर अपॉन R³ R वेक्टर, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो K E स्क्वायर अपॉन R³ और R कैप, ये बी ऑप्शन होगा इसका। इसके अंदर ये R कैप और R³ ये होगा नहीं, तो बी है इसका आंसर रहेगा, कौन सा? बी। अगला है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज। यहाँ पर सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज का मतलब होता है किसी एक चार्ज पर बाकी चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स है, उन सभी फोर्सेज का वेक्टर सम होता है। किसी एक चार्ज पर बाकी खूब सारे चार्जेस के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, उन सभी फोर्सेज का क्या होता है? वेक्टर सम होता है। इसको देखना समझना, जैसे मान लिया ये कोई चार्ज है Q0, ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ज Q1 रखा है, इसके कारण इस पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पर मान लिया F1 वेक्टर। दूसरा चार्ज मैं ले रहा हूँ Q2 चार्ज, इसके कारण इस पे फोर्स लग रहा है F2 वेक्टर। इसी प्रकार यहाँ पे अगला चार्ज है Q3, इसके कारण इस पे फोर्स लग रहा है F3 वेक्टर। इस तरह खूब सारे चार्ज दे दें, यहाँ पर इनफाइनाइट चार्ज दे दें, तो यहाँ पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? यहाँ पर एक और चार्ज लेते हैं Q1, इसके कारण यहाँ फोर्स लग रहा है F1।
तो यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा इस क्यू नॉट चार्ज पर, यहाँ पर एक चार्ज रखा क्यू नॉट, इसके कारण यहाँ चार्ज Q1 के कारण लगने वाला फोर्स F1 वेक्टर, Q2 के कारण लगने वाला फोर्स F2 वेक्टर, Q3 के कारण लगने वाला फोर्स F3 वेक्टर, Qn के कारण लगने वाला फोर्स Fn वेक्टर। तो यहाँ इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स होगा इन सभी फोर्सेज का वेक्टर सम होगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या जाएगा, F वेक्टर इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट डॉट Fn वेक्टर। इन सभी फोर्सेज का वेक्टर सम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लॉ की डेफिनेशन समझना, नेट फोर्स ऑन गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, ध्यान रखना, नेट फोर्स ऑन गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू वेरियस चार्ज पार्टिकल। यानी किसी एक चार्ज पर बाकी सब चार्जेस के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होगा रिजल्टेंट, ध्यान रखना। किसी एक चार्ज पर बाकी वाले सारे चार्ज के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वो उन सभी फोर्सेज का वेक्टर सम होता है, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन समझते हैं और डिटेल से ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझना। जैसे यहां पर इसके सेंटर पे चार्ज रखा है Q0, यहां पर Q चार्ज है, यहां पर Q चार्ज है, यहां पर Q चार्ज है, यहां पर Q चार्ज है। इस पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। सेकंड, इसमें भी यहां सेंटर पे Q0 चार्ज रखा है, यहां Q चार्ज है, यहां Q चार्ज है और यहां Q चार्ज है, ठीक है। इनके अंदर भी यहां सेंटर पे Q0 चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ठीक है। अब यहां पर देखना, ये स्क्वायर है, इसके हर एक कोने पर Q चार्ज रखा है और सेंटर पे रखा चार्ज Q0। इस Q0 चार्ज पर बाकी वाले चार्जेस के कारण लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स निकालना अपने को। तो देखना, ये जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण यहां पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये एजेस यहां पर ये दे रखी सबकी, ये जो है यहाँ पर ये Q चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और इसके कारण इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। ये मैं अगर F1 रखूं, ये F2 रखूं, ढंग से समझना इसको। ये जो चार्ज Q है, इसके कारण इस पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और इसके कारण इसके फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। दोनों ही फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट है दोनों ही फोर्स। देखो दोनों के अंदर Q0, इधर भी Q0, डिस्टेंस भी दोनों की सेम है। अगर यहाँ पर मैं डिस्टेंस x ले रहा हूँ तो ये भी डिस्टेंस x है, कैलकुलेशन से भी देख सकते हो। अगर इन दोनों के बीच का तुम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालोगे कूलम्ब के अनुसार, तो Q0 अपॉन मैंने डिस्टेंस h लिया, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये जो चार्ज है Q और Q0, इन दोनों के बीच का भी तुम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालोगे, जैसे मैं F2 ले रहा हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, Q0 अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों ही फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, दोनों ही फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ठीक इसी प्रकार ये जो चार्ज है, इसके कारण भी इस पे लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके कारण भी इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या जाएगा, Q0 पर जो नेट F नेट आएगा वो आपके 0 आ जाएगा, क्योंकि सारे फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है और इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। देखो इसके कारण इसकी डायरेक्शन ये है, इसके कारण ये है, तो दोनों ही देखो वैल्यू इक्वल आ रही है, Q0 अपॉन x स्क्वायर, Q0 अपॉन x स्क्वायर। जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है। ठीक इसी प्रकार इस चार्ज के कारण इसके फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी, जैसे F3 लो, इसके कारण F4 आएगी, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण इस पे डायरेक्शन ये आएगी और इस चार्ज के कारण डायरेक्शन ये आएगी। ठीक इस चार्ज के कारण इसकी डायरेक्शन ये जाएगी, इसके कारण ये आएगी, इस चार्ज के कारण डायरेक्शन ये आएगी, इस चार्ज के कारण डायरेक्शन ये, तो इनके अंदर भी सेंटर पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपके 0, इसके अंदर नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, अगर मैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन समझना, जैसे ये स्क्वायर ले रहा हूं मैं, यह सेंटर पे रखा चार्ज Q0, यहां रखा Q चार्ज, यहां रखा Q चार्ज, यहां रखा Q चार्ज, यहां रखा माइनस Q चार्ज। अब सेंटर पे नेट फोर्स बताना है, तो देखना इसमें ये जो इन दोनों की एजेस है ये दे रखी है, कॉर्नर पर Q चार्ज रखा है या माइनस Q चार्ज रख दिया, सेंटर पे रखा Q चार्ज,
अब यहाँ नेट फोर्स निकालना, तो इधर देखना ये जो फोर्स है ये दोनों चार्ज, इस चार्ज के कारण इसके फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और इस चार्ज के फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो दोनों फोर्स ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनका नेट फोर्स 0 हो गया। ये जो चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन वो हो जाएगी और इसके कारण ये आएगी, तो दोनों ही फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। अगला अब ये वाला जो देखेंगे इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण डायरेक्शन फोर्स की ये आएगी, ये मैं ले रहा हूं मान ली F1, और माइनस क्यू चार्ज के कारण डायरेक्शन भी खुद की ओर होगी, प्लस क्यू के कारण चार्ज की फोर्स की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है, लेकिन माइनस क्यू चार्ज के फोर्स की डायरेक्शन खुद की ओर आएगी। तो यहाँ पर ये जो चार्ज है इस चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये आई है और माइनस क्यू चार्ज के कारण भी ये, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे, और जब दो फोर्स एक डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। अगर मैं एक को F1 और एक को F2 दूं तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, दोनों ऐड होंगे। ऐड क्यों होंगे ये भी समझा रहा हूं मैं, क्योंकि देखो ये जो फोर्स है इसके कारण डायरेक्शन ये आ रही है और ये माइनस का क्यू चार्ज है, और माइनस का क्यू चार्ज होने के कारण इसकी डायरेक्शन भी खुद की ओर आएगी, तो दोनों फोर्स ऐड हो गए। लेकिन ये तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर, इक्वल एंड ऑपोजिट है। इस चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन बाहर की ओर थी, इसके कारण इसकी ओर है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। लेकिन ये तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों फोर्स ऐड हो गए। तो यहाँ पर देखना, अगर मैं ये चार्ज और ये चार्ज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर मैं ले लेता हूँ r, ये जो q है और q नॉट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में r ले रहा हूँ, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इनका बीच का फोर्स क्या आएगा, F इक्वल्स टू k q नॉट अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, दूसरा जो फोर्स है कौन सा, ये वाला, ये प्लस का q और माइनस का q, स्क्वायर पर दे रहा हूँ, q नॉट और q, इन दोनों के बीच के फोर्स की डायरेक्शन भी ये होगी, तो इसका भी फोर्स लिख रहा हूँ F इक्वल्स टू k q नॉट अपॉन r स्क्वायर। अब देखो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्स ऐड होंगे। अब यहाँ पर ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे और दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल है। देखो इसकी भी वैल्यू k q नॉट r है, इसकी भी k q नॉट r है, तो मैं दोनों को F ले लेता हूं, तो रिजल्टेंट फोर्स इसका नेट फोर्स क्या आ जाएगा, F नॉट इक्वल्स टू 2F। नेट फोर्स इसका कितना जाएगा आपके 2F, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्स। तो अगर दो फोर्स ऑपोजिट में होते हैं तो माइनस होते हैं, और दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड होते हैं, तो नेट फोर्स आ गया आपके 2F। अब यहाँ देखना 2F के क्या जाएगा, 2 इंटू k q नॉट अपॉन r स्क्वायर। अब इस r स्क्वायर की भी वैल्यू निकालेंगे अपन। देखो इसको मैं अलग से समझाऊंगा आपको, r का ये इस फॉर्म में दे रखा, देखो ये a है, ये a है, ठीक है, एक मिनट, ये भी a है, ये भी a है, तो पाइथागोरस ये आपके क्या देगा, √2 है। छोटी क्लास में पढ़ा पाइथागोरस लगाएंगे, ये भी a है, ये भी a है, समझना, ये a है, ये है, तो ये कितना पाइथागोरस से कितना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पढ़ा आपने छोटी क्लास में। अगर ये a है, ये है, तो ये कितना आएगा, √2 है, और इसका भी हाफ, क्योंकि अपन को मिड वाली डिस्टेंस लेनी है r, इसका हाफ है ना, ये वाला मिड पॉइंट हाफ है इसका, ये वाला √2 आ गया, √2 है और इसका हाफ है ये r, तो मैं लिख सकता हूं √2 r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √2 अपॉन 2। ये वाला a है, ये वाला a है, ठीक है, तो ये वाला कितना आ गया, √2 है। थोड़ा सही से लिख देता हूं इसको, ये वाला आपके आ गया √2 है, और ये मिड वाला पॉइंट है ये r है, तो ये इसका हाफ है, यानी r इक्वल्स टू आप क्या देगा, √2 अपॉन 2। इसको और कैसे लिख सकते हो आप, r इक्वल्स टू √2 अपॉन 2 है, उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 में डिवाइड कर दो, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो r इक्वल्स टू आप क्या जाएगा, a/√2, ठीक है, और r का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाली अपन ने, देखो r इक्वल्स टू होता है आपके ये जो ये भी a है, ये भी है, ये कितना आ गया, √2 आ गया, और इसका भी हाफ किया अपन ने, तो √2 है का √2 अपॉन 2 आ गया, ये लिख दिया मैंने √2 अपॉन 2। अब मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई कर √2 को डिवाइड कर रहा हूं, तो √2 इंटू √2, 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, a/√2। अब यहाँ r का स्क्वायर है, तो r का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2। अब अपन यहाँ r की जगह वैल्यू रखते हैं, यहाँ क्या है, a इंटू k q नॉट अपॉन, इसका जाएगा आपके a स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा, 4 k q नॉट अपॉन a स्क्वायर, ये नेट फोर्स है इसमें।
जो चार्ज सेंटर पे चार्ज क्यू नॉट है इसका अगला पॉइंट देखना, अगर मान लिया ये आपका स्क्वायर है, यहाँ पे रखा चार्ज क्यू, यहाँ पे रखा चार्ज क्यू, यहाँ पे रखा चार्ज क्यू नॉट, इस पे नेट फोर्स निकालना हो। यहाँ पर तो रखा चार्ज क्यू नॉट, यहाँ क्यू है क्यू, अब इस क्यू नॉट चार्ज पर इन दोनों चार्जों के कारण फोर्स निकालना, नेट फोर्स। तो देखना ये जो चार्ज है इसके कारण इसमें फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी अब, और ये जो चार्ज है इसके कारण फोर्स की डायरेक्शन आएगी अब। ये लेंथ आपको ये दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर है, इस स्क्वायर के यहाँ पर एक चार्ज क्यू नॉट रखा है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है। अब इस चार्ज क्यू नॉट पर इन दोनों चार्जों के कारण नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो देखना अब यहाँ पर इन दोनों फोर्स 90 डिग्री पे, दोनों फोर्स इक्वल है। देखो अगर मैं ये वाला फोर्स है इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, F = K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर। इसकी भी निकालोगे आप तो ये सेम ही आएगी, K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर। दोनों फोर्स की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। ये जो चार्ज क्यू नॉट है, इस चार्ज के कारण इस पे लगने वाला फोर्स F K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर, इसके कारण लगने वाले दोनों की फोर्स की वैल्यू सेम है, और दोनों फोर्स कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। दोनों ही फोर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। जब कोई दो इक्वल फोर्स 90 डिग्री पे लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट फोर्स आता है √2F। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है वेक्टर में। अगर कोई भी दो फोर्स 90 पे लग रहे हो, इक्वल फोर्स, दो इक्वल फोर्स अगर 90 पे लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √2F। तो यहाँ पर नेट फोर्स इसका करेंगे, दोनों 90 डिग्री पर है, तो नेट फोर्स इनका क्या आ जाएगा, F net = √2F। यहाँ लिखेंगे अपन √2F की जगह आ जाएगा K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर। और अगर दो इक्वल फोर्स 60 डिग्री पर लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट आता है √3F। दो इक्वल फोर्स ऑपोजिट लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट आता है 0। ये सारे टॉपिक 11th में आप पढ़ चुके हो, वेक्टर टॉपिक में डायरेक्ट उसमें सब समझाया हुआ है कि दो इक्वल फोर्स अगर ऑपोजिट लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है। प्रैक्टिकल भी समझ लो, मेरे पास ये मार्कर है, मैं इधर भी 10 न्यूटन लगाया हूँ, इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है, मार्कर कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहेगा, क्योंकि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। अगर दो इक्वल फोर्स 90 डिग्री पर लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट फोर्स आता है √2F। अगर दो इक्वल फोर्स 60 डिग्री पर लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट फोर्स आता है √3F, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो देखना अगर मैं कहता हूं यहाँ पर जैसे 60 डिग्री देख लेते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q नॉट, यहाँ रखा Q, यहाँ रखा Q, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर चार्ज रखा है Q नॉट, यहाँ रखा Q, यहाँ रखा Q। अब इन दोनों चार्जर के कारण इस Q नॉट चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ये दोनों चार्ज दे रखे हैं, दोनों चार्जर के कारण Q नॉट पर रिजल्टेंट फोर्स अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखना ये जो चार्ज होगा इसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, और अगर निकालोगे तो आ जाएगा K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर। अगर इसके कारण मैं फोर्स की डायरेक्शन रखूंगा तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, वो आ जाएगी आपकी, वो भी यही आएगी K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर। दोनों इक्वल फोर्स हो गए। अब कितने एंगल पर लग रहे हैं, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, तो दोनों फोर्स कितने डिग्री पर लग रहे हैं, 60 डिग्री पर। और जब दो इक्वल फोर्स 60 डिग्री पर लग रहे हो तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो आता है आपके F net = √3F। ये दो इक्वल फोर्स जब 60 डिग्री पर लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट फोर्स √3F आता है। मैं फिर बता देता हूँ, एक काम की चीज है, दो इक्वल फोर्स 90 डिग्री पर हो तो √2F, दो इक्वल फोर्स 60 डिग्री पर हो तो √3F, दो इक्वल फोर्स अगर ऑपोजिट हो यानी 180 डिग्री के एंगल पर हो तो रिजल्टेंट फोर्स 0, और जब दो इक्वल फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों फोर्सों को ऐड कर दो, ठीक है। अगला पॉइंट देखना, इस पे अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं आपको। जीपी का है, देखना इसमें फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू ऑल द चार्ज प्लेस्ड ऑन x एक्सिस शोन विल बी। यहां पर एक चार्ज Q नॉट रखा है, ठीक है। इस Q नॉट चार्ज पर बाकी वाले सारे चार्ज के कारण रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यहां पर इनफाइनाइट तक रेंज दे रखी है, ठीक है। ये इसी सीक्वेंस में दे रखा है क्वेश्चन में। अब यहां पर रिजल्टेंट अपन को फोर्स निकालना है, तो यहां पर भी अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, साथ में जीपी का फॉर्मूला भी लगेगा। तो पहले देखना
ये जो चार्ज है इन दोनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? अगर मैं लिखूंगा तो F1 बराबर K Q Q नॉट अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है? A का स्क्वायर। अगर मैं दूसरा चार्ज, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये आगे नहीं चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। दूसरा अगर फोर्स की बात करूं F2 बराबर क्या आ जाएगा आपके? K Q Q नॉट अपॉन 2A का होल स्क्वायर 4A स्क्वायर। F3 क्या आ जाएगा आपके? K Q Q नॉट अपॉन 4A का होल स्क्वायर 16A स्क्वायर। ये इसके अंदर कूलम्बिक फोर्स के अकॉर्डिंग तो देखना इसमें भी सारा का क्या वेक्टर सम करेंगे तो देखना यहाँ पर अपन लिख देंगे F नेट इक्वल्स टू, ये सभी का वेक्टर सम होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ये इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ F1 की जगह अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे? जो जो वैल्यू दे रखी है उसी वैल्यू F1 की जगह मैं लिख दूंगा K Q Q नॉट अपॉन A स्क्वायर प्लस K Q Q नॉट अपॉन 4A स्क्वायर प्लस K Q Q नॉट अपॉन 16A स्क्वायर, आगे इनफाइनाइट तक ये चलेगा। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, अगले पेज पे कर रहा हूँ मैं। F नेट इक्वल्स टू, अब जो कॉमन आ रहा क्या आ रहा था? K Q Q नॉट अपॉन A स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा। पीछे क्या बचेगा देखना, एक तो A बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 16 इनफाइनाइट। तो देखना F नेट इक्वल्स टू K Q अपॉन Q नॉट अपॉन A स्क्वायर। अब देखना, अब इसके अंदर अपन जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। जीपी का फॉर्मूला होता है A अपॉन 1 माइनस R। ये तो स्टार्टिंग टर्म होती है 1 अपॉन 1 माइनस, इन दोनों का डिफरेंस के अंदर आ जाएगा 1 अपॉन 4। सेकंड डिजिट में फर्स्ट डिजिट का डिवाइड करते हैं 1 अपॉन 4 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा। तो ये आपके आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 3/4, तो आ जाएगा 4/3। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इधर लिख देता हूँ मैं 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा आपके F नेट इक्वल्स टू K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पीछे बचेगा 3 अपॉन 4, ये ऊपर चला जाएगा। नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 4 अपॉन 3 K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर, ये आ जाएगा F नेट। ये जीपी और फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं, तो ध्यान में होने चाहिए आपके। तो अगला पॉइंट देखो नेक्स्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखना इधर E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो ये डेफिनेशन में ध्यान रखना, अगर मैं Q नॉट चार्ज की वैल्यू 1 रखूंगा तो F किसके इक्वल है? E के। तो इसकी डेफिनेशन में समझना, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर कूलम। देखो यहाँ से पता चला यूनिट का, यूनिट डायमेंशन दोनों निकालेंगे न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन देखेंगे तो क्या आएगा? फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2 और चार्ज की होती है A T। ये ऊपर जाएगा तो m1 L1 T-3 A-, ये इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, यूनिट आएगी न्यूटन पर कूलम। डेफिनेशन तो समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक कूलम चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसको ऐसे समझ लो, अपन ये निकालेंगे एक कूलम चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, वो भी ध्यान रखना, एक कूलम पॉजिटिव चार्ज है उस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखना इसमें, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी
और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। जैसे मान लीजिए मार्कर पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, अंदर की ओर होगी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। ठीक, अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझना, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सो दैट ब्लॉक विल नॉट फॉल डाउन। अब यहाँ देखना 5 kg और 2 कूलम चार्ज का एक ब्लॉक है, ये कह रहा है नीचे की ओर फॉल डाउन, नीचे की ओर आ रहा है। अब अपन इसके ऊपर की ओर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रखें ताकि मूव नहीं करे। ठीक है, 5 kg का और 2 कूलम चार्ज का ब्लॉक है वो नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, अब अगर कोई ब्लॉक नीचे की ओर और मुझे रोकना है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर लगाऊंगा। तो ये कह रहा अपन कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर लगाए ब्लॉक मूव नहीं करे। मेरे पास ये मार्कर है, जैसे अब ये मार्कर नीचे की ओर आ रहा है, ये मार्कर है नीचे की ओर आ रहा है। अब मुझे इसको नीचे की ओर आने से रोकना है तो मैं इसके ऊपर की ओर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं। ध्यान रखना, ये मार्कर है, ये मार्कर नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, अब इस मार्कर को मुझे नीचे आने से रोकना है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाऊंगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं कि मार्कर नीचे नहीं है, रुका हुआ है ऊपर की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखना इधर नीचे की ओर आएगा ग्रेविटी के कारण, तो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है। और इस mg को रोकने के लिए अपन ऊपर की ओर कौन से इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे, qb। देखो E इक्वल टू होता है F अपॉन Q, तो इलेक्ट्रिक फोर्स F क्या आ जाएगा, F इक्वल टू क्या आ जाएगा, QE। अभी बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आपको बताया था, E इक्वल टू होता है F अपॉन Q। तो यहाँ से F क्या आ जाएगा, Q नॉट, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट E। ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आएगा, अभी बताया था मैंने। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, तो F इक्वल टू हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा आपके Q नॉट इंटू E। ठीक है, तो अब देखना इसमें F E इक्वल टू Q नॉट इंटू E, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला है E का। ठीक है, तो अब यहाँ से देखना दोनों फोर्स को इक्वल करना है। जितना फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इसके ऑपोजिट में बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर देखना अपन लिखेंगे F इक्वल टू या ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ये आ जाएगा Q इक्वल टू mg। अब चार्ज कितना आ रहा है, देखो 2 कूलम का चार्ज है इनटू E, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना 5 इंटू 10, तो ये आपके कितना आ जाएगा 50/2 यानी 25 न्यूटन पर कूलम। इतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगाएंगे तब वो ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। ध्यान रखना, देखो मैं यहाँ पर 2 फोर्स लगा रहा हूँ, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है कौन सा, QE। दोनों फोर्स को इक्वल कर देते हैं। जब दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स हो गए तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा आपके 0। तो वापस समझ इस क्वेश्चन को, ये ब्लॉक नीचे की ओर मूव कर रहा है यहाँ पर, तो मुझे इसको रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे अपन ऊपर की ओर। तो यहाँ पर देखो नीचे लाने वाला कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, mg इसको नीचे ला रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया mg। ठीक है, और इसको रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स QE अपन को ऊपर लगाना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा QE। अब दोनों फोर्सों को इक्वल करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ पर ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो ऊपर से नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg, ये देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, और इसको रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे। तो F किसके इक्वल आ गया, यहाँ mg के इक्वल। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल कर देंगे, एक फोर्स तो नीचे की ओर ला रहा है, एक ऊपर की ओर धक्का दे रहा है वापस, तो दोनों को इक्वल कर दो। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स में नीचे अलग से लिख देता हूँ Fg इक्वल टू mg, और इलेक्ट्रिक फोर्स Fe इक्वल टू Q। इन दोनों फोर्सों का देखो इक्वल करना है, तो यहाँ पर अपन ये भी लिख देंगे भले Fe इक्वल टू Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो F इक्वल टू Fg। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, इलेक्ट्रिक फोर्स है QE, तो दोनों फोर्स को इक्वल एंड ऑपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पर जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है कौन सा, mg, ये किसके इक्वल लग देंगे, QE के। तो Q की वैल्यू अपन को पता 2 है, E की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, m है 5 और G है 10, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 25 न्यूटन पर
कूलाम। ठीक है, वापस समझ लेना, ब्लॉक ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ऊपर की ओर, तो ऊपर से नीचे की ओर लाने वाला फोर्स कौन था, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और वो mg कितना लग रहा है यहाँ पर देखो 5 kg के अकॉर्डिंग 50 न्यूटन नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। अब इस mg फोर्स को रोकने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, QE। mg फोर्स नीचे की ओर, यहाँ पर mg फोर्स तो लग रहा है नीचे की ओर, और QE इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, mg फोर्स तो लग रहा है नीचे की ओर, QE फोर्स लग रहा है ऊपर की, दोनों फोर्स को इक्वल कर दो, mg = QE, बस आ जाएगा QE, दोनों फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना इसी के अंदर, ये फ्रिक्शन भी दे दिया इनमें, समझना। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ E, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, मैक्सिमम है ये, फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो दैट ब्लॉक विल नॉट मूव। अब यहाँ अभी तो मैंने ग्रेविटी का दिया था, फ्रिक्शन का दे दिया, दोनों सेम डेफिनेशन सेम तरीके से करेंगे, दोनों का फॉर्मूला अलग यूज होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा देंगे बस। अब यहाँ पर अभी तो मैंने कहा था ग्रेविटी से ऊपर की ओर आ रहा है, अपने इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है ऊपर की ओर। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर ब्लॉक है, ये आगे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लग रहा है आगे की ओर, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की ओर, दोनों फोर्सों को इक्वल कर देंगे अपन, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों की तरीका सेम ही है, दोनों पे सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। उधर अपन लगा रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ लगाएंगे फ्रिक्शन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग ही रहा है QE, लेकिन वहाँ जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया तो उसकी जगह अपन यहाँ क्या लगाएंगे, ये फ्रिक्शन फोर्स। तो इधर देखना, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फोर्स आगे की ओर लग रहा है, 10 की जगह ब्लॉक है 2 कूलम चार्ज है, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, हमेशा ऑपोजिट लगता है, फ्रिक्शन फोर्स जिधर पार्टिकल मूव करता है उसके ऑपोजिट लगता है। तो यहाँ पर देखना, अपन पहले देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स Fe = QE। ठीक है, तो यहाँ से Fe = Q कितना दे रहा है, 2 कूलम चार्ज है इनटू E। अब यह फ्रिक्शन फोर्स, इसको रोकने वाला कौन है, देखो अभी ये क्या कहानी है, ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, इसको रोकने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना, देख इधर देखो, ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इसको ऑपोजिट। ठीक है, ये ब्लॉक, ये कहानी है, पहले ये कहानी थी, पीछे वाला क्वेश्चन था ना उसमें ये कहानी थी, अब ये कहानी है, ये ब्लॉक है मेरे हाथ, ये वाला मार्कर ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही लग रहा है, अब मुझे इस ब्लॉक को रोकना है, फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे इसके ऑपोजिट। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो क्या होगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो मुझे इसके ऑपोजिट ही फ्रिक्शन फोर्स लगाना है, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फोर्स का पता है F = QE, अब फ्रिक्शन फोर्स आपने 11 में पढ़ रखा है, μmg होता है, तो देखना इधर, तो देखना इधर फ्रिक्शन फोर्स, पहले मैं फ्रिक्शन फोर्स निकाल दूं, Fr = μmg, म्यू कितना दे रखा आपको 0.5, m कितना दे रखा 10, g दे रखा 10 से 10 कैंसिल, तो आपकी फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा 50 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स आ गया 50 न्यूटन। इसको रोकने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना लग रहा है यहाँ पर 50 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या था, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो दैट ब्लॉक विल नॉट मूव। ठीक है, आप देखना फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है 50 न्यूटन, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है 2E, अभी निकाला था QE के अकॉर्डिंग 2E, दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो इक्वल कर देंगे तो देखना इधर रख दूंगा मैं फ्रिक्शन फोर्स, इधर रख दूंगा इलेक्ट्रिक फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स अपने कितना है 50 न्यूटन और इलेक्ट्रिक फोर्स 2 × E, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ जाएगा 25 न्यूटन। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा 25 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स है इधर अपने आया था 50 न्यूटन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ गया 25 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉक ने यही पूछा था, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E इन द हॉरिजॉन्टल लाइन सो ब्लॉक विल बी नॉट मूव। अगर ये मैक्सिमम जब तक 25 न्यूटन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान रखना मैक्सिमम कितना होगा 25 न्यूटन, यहाँ पे आ जाएगा 25 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और एक इसमें काम की चीज़ बताता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एडजस्टेबल फोर्स होता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एडजस्टेबल फोर्स होता है। जैसे अगर किसी फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 100 न्यूटन है, लेकिन उसको रोकने के लिए अगर 50 न्यूटन की जरूरत है, वो 50 न्यूटन ही लगेगा, 20 न्यूटन की जरूरत है 20 न्यूटन ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी, तो आंसर ये है कि 25 न्यूटन पर कूलम, लेकिन अपन इसको ये भी लिखेंगे
एफ ई इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स एडजस्टेबल फोर्स है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कम लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा तो इसको ये भी लिखेंगे ई इक्वल्स टू ई इक्वल लेस देन 25 न्यूटन पर कूलम। ये भी ध्यान रखना। फ्रिक्शन फोर्स एडजस्टेबल फोर्स है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फोर्स तो मैक्सिमम कितना, यहाँ पर मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम तो 25 मीटर पर कूलम आ गया, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स एडजस्टेबल फोर्स होता है। अगर यहाँ कम फोर्स की जरूरत है तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम लगेगा, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया, मान लिया किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए 100 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है सफिशिएंट होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। अब मैं लगा रहा हूँ 20 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन ही लगेगा। मैं लगा रहा हूँ 50 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन ही लगेगा। मैं लगा रहा हूँ 70 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स 70 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एक एडजस्टेबल फोर्स होता है, जितनी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग ही लगता है, ठीक है। इस कारण मैंने लिखा एफ इज इक्वल टू लेस देन फ्रिक्शन फोर्स, यानी इसके या तो इक्वल होगा या कम होगा, तो ब्लॉक में मूव नहीं करेगा। समझ गए? अगला पॉइंट देखना इसमें